हेलो फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैफ़े में। मैं आपका मेंटर नितिन कुमार। आज हम क्लास 12 के थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक नया अप्रोच लेकर आए हैं हम, जहां हम आपको न सिर्फ पढ़ाएंगे बल्कि ये भी सिखाएंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है और पढ़ने का तरीका बेसिकली क्या होना चाहिए। देखिए, हमारे YouTube कम्युनिटी में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छा नोट्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, बट अल्टीमेटली द थिंग इज़ कि हमें सेल्फ स्टडी से ही वो चीज़ें ग्रैस्प करनी होती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों का कि हमारी कैपेसिटी कम है या हम स्लो लर्नर हैं या हम एवरेज हैं, हमें ये सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो इस मिथ को मैं आपके साथ चलते चलते ही पूरी तरीके से रिमूव कर दूंगा। आप मेरी बातों पे यकीन कीजिए। और क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन सुपर मशीन है जो हमारे दोनों कानों के बीच में लगी हुई है, और वो मशीन है ब्रेन। तो ब्रेन जो है वो फिक्स नहीं होता, इट इज़ प्लास्टिक। ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है, बट इसके इंक्रीज होने का सबसे क्या मैं कहूँ रीज़न है, यू हैव टू यूज़ इट। ओके, आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल लूज़ इट। तो ब्रेन आपका तभी ग्रो करेगा जब आप उसे यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप अपने ब्रेन को लूज़ कर देंगे। तो यहाँ मैं एक टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा और हम उसी टेक्निक को फॉलो करते हुए पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये टेक्निक पसंद आएगी, और अगर आपको इन टेक्निक से बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपका कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का जरिया रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका है चैप्टर नंबर 3, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम सभी के पास एनसीईआरटी है, तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी को ही फॉलो अप करते हुए आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो यहाँ हमारा मेजर फोकस रहेगा सेल्फ स्टडी पर। ओके, तो देखिए, इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट है, और ओवरऑल यूनिट 1 और यूनिट 2 मिलाकर आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये हमेशा 5 to 8 मार्क्स में वैरी करता है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है 5 to 8 मार्क्स है। ये थोड़ा सा आपको, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि ये किस तरह का चैप्टर है और इसमें किस तरह के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। उससे जब आप चैप्टर पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। ये इसका ओवरऑल वैल्यू था, और ये पर्टिकुलर चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, बट ये उस समय बहुत लोअर लेवल पे था, या आपको बेसिक स्टैंडर्ड की करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई गई थी। अब हम उसमें लेवल इंक्रीज करेंगे और हम क्लास 12th में अब इसे आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ है यहाँ पे आपको लिखी हुई है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखा हुआ है? चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे बेसिक आपको डेफिनेशन दी गई है। करंट किसे कहते हैं? चार्जेस इन मोशन को आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसके मैग्नीट्यूड को मेजर करने की बात अलग है, बट चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज चार्जेस इन मोशन। अच्छा, इसके अलावा आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिखाया गया है कि लाइटनिंग इज अ नेचुरल फिनोमिना। Lightning is a natural phenomena where you can see the electric current. Okay, और लाइटनिंग जो एक फिनोमिना है वो स्टेडी नहीं है, आपकी करंट की वैल्यू स्टेडी नहीं होती है, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली वेरी करती रहती है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि द फ्लो ऑफ लाइटनिंग इज़ नॉट स्टेडी। तो जो लाइटनिंग में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो स्टेडी नहीं है। बट फिर हम जो डेली लाइफ में अपने डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे टॉर्च हुआ या फिर बैटरी हुई, जैसे क्लॉक हुआ, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बैटरी ड्रिवन होती हैं, क्लॉक सेल ड्रिवन होती हैं। तो यहाँ पर हम स्टेडी करंट की बात करते हैं, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप स्टेडी करंट को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की, जहाँ हमने पढ़ा कि चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन क्रिएट करता है या कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज चार्जेस इन मोशन। अगर चार्ज मोशन में है तो
आपको इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करती है। उसके अलावा एक नेचुरल फिनोमेना जहाँ आप इलेक्ट्रिक करंट देख पाते हैं, दैट इज़ लाइटनिंग। क्या लाइटनिंग इज़ हैविंग ए स्टेडी करंट? नो, इट डजंट हैव स्टेडी करंट। और कौन से ऐसे डेली लाइफ डिवाइसेस जहाँ आप स्टेडी करंट देख पाते हो? तो टॉर्च हुए, क्लॉक हुए, जो भी बैटरी ड्रिवन डिवाइसेस हैं वो सब आपके स्टेडी करंट को दर्शाते हैं। ठीक है, स्टेडी करंट का यूज़ करके ही वो चलते हैं। तो यही आपका इंट्रोडक्शन हो गया इसका। सेकेंड आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता था, हमने बचपन से ही पढ़ के रखा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर आपको जो बात कही गई है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, इसमें कहा गया है कि आप एक स्मॉल एरिया कंसीडर करिए जहाँ से जो नॉर्मल हो किस पर, फ्लो ऑफ चार्ज पर। तो अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, सपोज दैट ये आपके चार्जेस हैं, ये फ्लो कर रहे हैं, तो आप एक ऐसा एरिया यहाँ पे होल्ड करके रखो कि ये जो चार्जेस फ्लो करेंगे दैट विल मेक अ नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस यू आर होल्डिंग। ओके, अच्छा, चार्जेस कैसे भी हो सकते हैं? चार्जेस आपके कैसे भी हो सकते हैं? चार्जेस आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और उनके फ्लो होने का तरीका भी अलग हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी टाइम इंटरवल में अज्यूम करेंगे कि नेट चार्ज Q जो है पॉजिटिव चार्ज वो फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी हम मानेंगे कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, और हम उसे मान लेंगे ये प्लस Q जो नेट चार्ज है ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और फिर हम वैसा ही सिमिलर अजम्पशंस लेंगे और हम ये अज्यूम करेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और ये सारे ही चार्जेस, ये जो हमने एरिया कंसीडर किया हुआ है, इससे परपेंडिकुलर फ्लो कर रहे हैं। तो आपको जब ओवरऑल चार्ज निकालना होगा तो आप क्या करोगे, Q प्लस माइनस Q माइनस, ओके, पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज माइनस नेट नेगेटिव चार्ज। और हम ऐसा मानते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमने मान रखा है कि जो नेट फ्लो है, चार्ज का नेट फ्लो आफ्टर डूइंग द सब्सट्रैक्शन इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पर्टिकुलर कुछ प्लस चार्ज थे, कुछ नेगेटिव चार्ज थे, प्लस जो है वो फॉरवर्ड जा रहा था, नेगेटिव चार्ज जो है बैकवर्ड जा रहा था, और हमने इसे सब्सट्रैक्ट करके एक ओवरऑल चार्ज अचीव किया है, दैट इज Q एंड इट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये यहाँ पर बात हो गई है। और स्टेडी करंट के लिए दिस इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर स्टेडी करंट। तो ये यहाँ तक आपकी बात हो गई इसमें। और फिर अगर जो कोशेंट है, द कोशेंट ऑफ चार्ज, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव यू द करंट। तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इज डिफाइंड एज द कोशेंट इज डिफाइंड एज द करंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर ये नेगेटिव आ जाता तो हम क्या कहते, द करंट मूव्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अब ये जो चार्जेस का फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, वो फिक्स्ड नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे जहाँ से हम मानेंगे एक छोटे समय के लिए कुछ चार्ज जो नेट चार्ज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किए, तो उसे हम मान लेंगे कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज को हम डेल्टा Q मान लेंगे, और जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं दैट वी विल टेक एज डेल्टा T, और उसके लिमिट को हम घटाकर कहाँ तक कर देंगे, 0 तक कर देंगे। उस दौरान जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को आप फिर I इज इक्वल टू dq अपॉन dt लिखते हैं, एंड दिस इज योर वैल्यू फॉर मैग्नीट्यूड फॉर करंट। ओके, तो और उसके बाद हमें यहाँ क्या देखना है, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एंड और एम्पियर डिफाइन कैसे होता है, तो ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी इसके डेफिनेशन को क्लियर नहीं किया गया, ये आप आगे आने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को पढ़ेंगे। और हमें क्या जानना है कि करंट जो है एवरेज करंट ऑफ लाइटनिंग, जो लाइटनिंग होती है उसकी जो करंट होती है वो 10s of 1000 ऑफ एम्पियर, बहुत हाई होता है। बट हमारे बॉडीज़ में भी जो न्यूरो ट्रांसमिशंस होते हैं, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं आपके नर्वस सेल्स का यूज़ करके, तो वहाँ भी आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं, बट वो कुछ माइक्रो एम्पियर्स में होता है। तो ये इतना पैराग्राफ आपको NCERT में देख के थोड़ा सा लगेगा कि हमने क्या पढ़ा, तो ये इसके लिए हम यहाँ पर आपको
इसका एक समराइज्ड वे दिखा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ क्या करना है, तो मैं चैप्टर का नाम लिख दे रहा हूँ, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये हमारे चैप्टर का नाम हो गया। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट एनसीईआरटी को। सो पहला हमने पढ़ा इंट्रो। तो इंट्रो में हमने क्या देखा, चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो ये हमने सिंपल इंट्रोडक्शन का पार्ट ले लिया, वहाँ हमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारा सेकेंड टॉपिक था। और यहाँ हमने सिंपल देखा कि व्हाट इज़ द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ आई, और इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, Q/T से। और अगर आपको क्योंकि हमें पता है कि वो स्टडी नहीं रहेगा, हमें छोटे पार्ट के लिए चेक करना है, तो हम उसे क्या करेंगे, dQ/dt। हम उसका स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चार्ज को कंसीडर करेंगे और हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके अलावा हमने क्या देखा कि ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। और इसके अलावा एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे ए लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा हमें और क्या देखा कि जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर्स में भी होता है। तो एक आपको स्मॉलर यूनिट की भी यहाँ जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे अदर यूनिट्स मैं इसे लिख देता हूँ। तो अदर यूनिट्स में आपको माइक्रो एम्पियर या फिर मिली एम्पियर के बारे में बताया जाएगा। तो माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर और मिली एम्पियर होता है आपका 10⁻³ एम्पियर। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल इतनी ही बात की गई है यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में। तो देखिए जो भी हमारे टीचर्स होते हैं या जो भी हमारे गाइड होते हैं, ट्यूटर्स होते हैं, वो हमेशा एनसीईआरटी को बोलते तो हैं कि एनसीईआरटी इज़ मस्ट, एनसीईआरटी आप पढ़िए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। बट एनसीईआरटी पढ़ने का एक तरीका होगा और वहाँ पर आप सेल्फ स्टडी करोगे, उसके साथ ही साथ आप अपने पढ़ाए हुए टीचर्स के नोट्स को रेफ़र करोगे। तो दैट इज़ हाउ यू स्टडी एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई एकदम फिक्स तरीका नहीं है कि आप बस किताब खोलिए और पढ़ना शुरू कर दिए, क्योंकि ये थोड़ा सा किताब ऐसी है कि आपको देख के एक बार घबराहट होगी। बट हाँ, मैं आप सबको ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं ये अपनी जर्नी में हम लोग सीखेंगे और सेल्फ स्टडी के बेनिफिट्स आपको समझ में आएंगे। तो जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़ के ये पढ़ रहे हैं तो वो थ्रू आउट द सेशन इसे देखेंगे और आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा कि हम सेल्फ स्टडी साथ साथ में कर रहे हैं। तो देखिए जितना हमने पढ़ा उसका समराइज्ड वे में देखिए कितना छोटा सा पॉइंट हो गया। तो आपको बस ये देखना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी रिवाइज ज़रूर करनी है, बट आप अगर इसे भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये बेसिकली एक समराइज नोट्स हम साथ में लेकर चल रहे हैं। फिर थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। हाँ, और एनसीईआरटी आप जब भी पढ़ रहे हैं तो आप मार्क करते चलेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके अलावा फिर यहाँ पर क्या दिया है, इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो यहाँ देखिए बात किसके बारे में हो रही है, कंडक्टर्स के बारे में। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या कंडक्टर्स सिर्फ मेटल होते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कंडक्टर्स बहुत वैरायटी के हैं। कंडक्टर आपको तीनों स्टेट में मिल जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है आपका कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, ये पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था? तो पढ़ते समय आपको थोड़ा बहुत पीछे का भी रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पीछे पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहना पड़ेगा ताकि आप आगे आने वाली चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट में कि किसी भी चार्ज को अगर आप किसी भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है एंड वो हमने पढ़ रखा है F = QE। तो ये उस फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने कहाँ पढ़ा था, पहले चैप्टर में। इफ़ इट इज़ मूव दस कंट्रीब्यूटिंग द करंट, अगर वो मूव कर जाता है इस फोर्स की वजह से तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, यहाँ पे बात की गई है एटमॉस्फेयर में, जो अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमॉस्फेयर है दैट इज कॉल्ड आइनोस्फेयर। और आइनोस्फेयर में क्या होते हैं, चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ बताया गया है कि आयनोस्फीयर में चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं और अगर आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पे भी करंट कंस्टिट्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो कंडक्टिव बट एट सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बात की गई है बल्क मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड अ ग्राम ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राम ऑफ वाटर लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10⁻22 मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके? वाटर के। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, यानी ये मॉलिक्यूल्स आपस में इतने ज़्यादा करीब से पैक्ड होते हैं कि यानी कि ये अगर है तो ये ऐसे बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा करीब, बहुत ज़्यादा करीब, बहुत कम गैप, जो आपने बचपन में पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा ही क्लोज होते हैं वो, ठीक है। जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई से अटैच्ड नहीं रह जाते हैं, वो अदर न्यूक्लियाई के इफेक्ट के अंदर आते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स में वो फ्री हो जाते हैं। सो इन सम मटेरियल इट इज़ स्टिल बॉन्ड, दे डू नॉट एक्सेलरेट इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। तो कुछ मटेरियल्स में तो होता है कि वो फिक्स रहते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करते हैं। बट सबसे ज़्यादा मूवमेंट आप देख पाते हो किन में? मेटल्स में। सो मेटल्स आर ऑलवेज गुड कंडक्टर्स। वाई? बिकॉज दे हैव इलेक्ट्रॉन्स आर प्रैक्टिकली फ्री टू मूव। तो वो उनमें जो लगने वाला फोर्स होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो फोर्स वहाँ लगा रहा होता है, वो वीक हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वहाँ पे वो फ्री हो जाते हैं और वो एक अच्छा खासा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है अदर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे आप देखिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है, यानी कि यहाँ पे लिक्विड कंडक्टर्स की बात की गई है। तो लिक्विड कंडक्टर्स के अंदर आप किन किन चीज़ों को देखते हैं? तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो आपके लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं। और वो क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि उनमें जो चार्ज कैरियर है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है। तो उनमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जो है दोनों ही मूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक का एक सेक्शन हम बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक करेंट्स इन कंडक्टर। तो ये हमारे एनसीईआरटी का थर्ड पॉइंट है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा? एक तो चीज़ हमने जो समरी में सीख ली है, दैट इज़ व्हेनेवर देयर इज़ अ चार्ज अप्लाइड ऑन अ whenever there is an electric field applied on a charge, it will experience a force, and if the force is applied on any charge, it will start moving, and motion of the charge is called electric current. तो यहाँ पर बेसिकली आपकी बात की गई है कंडक्टर्स की, और कंडक्टर्स को यहाँ पर 3 पैरामीटर्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। अच्छा, सॉलिड में किन की बात की गई है? मेटल्स की। लिक्विड में बात की गई है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की, और गैसेस में आपकी नॉर्मल गैसेस की बात की गई है। तो यहाँ गैसेस ही मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके अलावा किन चार्ज कैरियर्स की बात की गई? तो जब मेटल्स हैं तो आपने यहाँ देखा, जब मेटल्स की बात हुई तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे हमारा चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। और कैसा इलेक्ट्रॉन? तो बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की बात करें हम, तो यहाँ पे चार्ज कैरियर आपके आयंस होते हैं, जो कि दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। वहीं हम गैस की बात करें तो गैसेस में आपको जो है ये पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये कब होते हैं? पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। नेचुरली आप इसे कहाँ देखते हो? तो ये बहुत बार कभी पूछा जाता है। तो नेचुरली हम इसे कहाँ, किस लेवल पे देख पाते हैं? इसे हम देख पाते हैं आयनोस्फीयर, जहाँ पर
चार्ज फॉर्म होता है। एंड व्हाट इज द रीज़न? तो यहाँ पर आपको जानना होगा कब होगा, देन लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो जब भी कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि जो भी लेयर्स हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, उनके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो और प्रेशर जो है वो लो प्रेशर हो, तब इस कंडीशन में क्या डेवलप होते हैं? आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, और उनके मूवमेंट्स को आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये पूरा जो आपने यहाँ इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसका एक समराइज्ड वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डिटेल्ड वे में आपको नहीं पढ़ना था। उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन आपको कंसीडर कराए गए हैं। तो पहला कंडीशन है कि जब नो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब किसी कंडक्टर के अराउंड किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। और दूसरा कंडीशन आपको कंसीडर कराया गया है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई हो। तो यहाँ पे हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने क्या किया, एक मेटल का कंडक्टर ले लिया, ठीक है। उस मेटल के कंडक्टर में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स लाके अटैच कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लाके अटैच करने से क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डेवलप हो जाएगी और वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाने लगेगी। तो ऐसा हम प्रैक्टिकली जब हमें ये चीज़ करनी होती है तो हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर देते हैं ताकि जो ये फ्लो है वो स्टेडी बना रहे। यहाँ पर अभी क्या होगा, एक बार जब ये बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, पॉजिटिव सारा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अपने आप को इक्वलाइज कर लेगा, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है ये पूरी तरीके से सीज कर जाएगी। तो इसको कंटिन्यूअस रखने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर बैटरी लगाते हो। तो बेसिकली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तब एक कंडक्टर में क्या होता है, और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तब उसमें क्या आपको देखने को मिलता है। आइए मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, मैं जब भी इस तरह के कंडक्टर्स रहते हैं तो इनमें बहुत सारे आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल जाते हैं, और इसके अलावा कुछ फिक्स्ड न्यूक्लियाई भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ फिक्स्ड न्यूक्लियाई नहीं होंगे, न्यूक्लियाई जिनसे वो बाहर निकले, जिन एटम से वो बाहर निकले हैं तो वो भी वहाँ मौजूद रहते हैं, वो फिक्स्ड रहते हैं। बट ये क्या होते हैं, ये फ्री हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये यहाँ पे फ्री हो जाते हैं और ये रैंडम मोशन करने लगते हैं। ये क्या करने लगते हैं, रैंडम मोशन करने लगते हैं। अच्छा, इस रैंडम मोशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल कॉज क्या है? सो द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन। ये यहाँ पे क्या करते हैं, किस वजह से मोशन होती है, थर्मल मोशन होती है, यानी कि हीट की वजह से मूवमेंट करते हैं। और एन इलेक्ट्रॉन विथ एन आयन इमर्ज इज विथ सेम स्पीड बिफोर द कोलिजन। तो कोलिजन के पहले वो उसी स्पीड से बाहर निकलते हैं। हाउएवर द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज कम्प्लीटली रैंडम। तो जैसे ही वो निकलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल मोशन, और ये जाकर इससे स्ट्राइक करता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकला तो वो जिस स्पीड से निकला वो उसी स्पीड को मेंटेन करेगा और ये यहाँ कोलाइड करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहेगी वो कम्प्लीटली रैंडम रहेगी, यानी यहाँ से टकराने के बाद वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो दैट इज व्हाट द मोशन, द डायरेक्शन विल बी कम्प्लीटली रैंडम। तो ये आपका डायरेक्शन जो है कम्प्लीटली रैंडम रहेगा और कोई प्रेफरेंशियल डायरेक्शन नहीं रहेगी, यानी कोई भी डायरेक्शन आप बता नहीं सकते हो। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल वैल्यू जब आप लेते हो तो उसे हम कितना मानते हैं, ज़ीरो। यानी हम ये कंसीडर करते हैं कि क्योंकि बहुत सारे चार्ज हैं तो किसी एक समय पर अगर ये पर्टिकुलर चार्ज इधर जा रहा है तो उसी के इक्विवेलेंट ये वाला चार्ज जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो नल हो जाता है। तो जब फील्ड नहीं रहती है तब क्या होता है, नो नेट इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक करंट नहीं देखने मिलता है।
वही बात करें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि आप किस तरह से फील्ड अप्लाई करोगे। तो यहाँ इन्होंने बात की है कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट ला के आपने अटैच कर दिया और पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वही इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन होगी। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी, बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो सारे चार्जेस अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेंगे। और इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि ओवरऑल जो इफेक्ट है सारे चार्जेस के मूवमेंट का वो पॉजिटिव प्लेट की ओर हो जाएगा। और इस तरह के ओवरऑल मूवमेंट की वजह से ये थोड़ी देर के लिए क्या करेगा, करंट कंस्टिट्यूट करेगा फॉर अ शॉर्ट वाइल। और इट इज ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल बिकॉज एनसीईआरटी ने जो केस कंसीडर किया है कि पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, तो जो भी अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आकर इसको नलीफाई कर देंगे, इसको सैचुरेट कर देंगे, तो करंट सीज हो जाएगी। अगर इसी चीज़ को आपको लंबे समय तक करना है तो आप फिर वहाँ पर क्या लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बारे में बात की गई है कि मैकेनिज्म विच मेंटेन्स स्टेडी करंट स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेल एंड बैटरी। और इस सेल और बैटरी के बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ आपने अब पर्टिकुलरली बात की जाए तो यहाँ पर आपको जब ये सेक्शन है, ये दो सेक्शन, तो यहाँ पे हमने समराइज्ड वे में क्या सीखा, तो यहाँ पे हमने सीखा इन कंडक्टर्स केस 1 क्या है, व्हेन no electric field, then what we'll have no net current. Or when electric field is applied, will have net current. And one more thing, that to maintain the steady current the device required is electric cell or battery. So to maintain electric current, steady electric current, the device required is cell or battery. So ये अभी हमारा 3 पॉइंट्स का नोट्स बन गया और ये समराइज नोट्स हैं। अभी क्या है, जैसे अभी हमारे पास ये नोट्स बन गया, तो ये अब आपको बार बार एनसीईआरटी वैसे पढ़ना चाहिए, बट अब आपने क्या किया, एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें मार्क्स भी कर ली। अभी जब मैंने पढ़ा तो मैंने बहुत कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मार्क करूं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पिक कर पाओ। बट हमें क्या करना होता है, जब भी आप बुक पढ़ेंगे और तो इनिशियली सही है कि आप बहुत ज़्यादा मार्किंग कर रहे हैं, बट ये क्या होगा, इम्पॉर्टेंस घटा देगा कीवर्ड्स की। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम कम चीज़ों को अंडरलाइन करेंगे। या आप हाइलाइटर का अगर यूज़ करते हैं तो हाइलाइटर भी बहुत स्पेसिफिक यूज़ कीजिए। अगर आप हर लाइन को हाईलाइट कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, उस वे में अपने पूरी किताब को आप रंग देंगे और उसमें फिर इम्पोर्टेंस ऑफ द कीवर्ड्स आप पिक नहीं कर पाओगे। तो कीवर्ड्स को पिक करना है। अभी एक बार जब आप पूरा ये सेक्शन आप पढ़ लेंगे तो हमने अभी क्या किया, हमने साथ ही साथ समराइज्ड नोट्स बना लिए। तो ये आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं पढ़ते समय। इसके अलावा एक तरीका ये है कि आपने जब एक बार पूरा पढ़ लिया, अब थोड़ी देर शांति से बैठिए और अगले 5 मिनट आप जो भी इतनी देर पढ़ा आपने उसे आप अपने लैंग्वेज में समरी में लिखिए। और समराइज नोट्स जो होंगे वो आपकी इलॉबरेटिव नोट्स की तरह बहुत डिटेल में नहीं होंगे, वो आपके ऐसे ही शॉर्ट नोट्स होंगे जो कि आप बाद में रिवाइज करते समय देखोगे और आपको ये चीज़ें जल्दी से जल्दी याद आ जाएंगी।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे इसका डिटेल पूछ सकते हैं। इसके बाद आप आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ के साथ साथ हम ये पूरा डेरिवेशन आपको डिस्कस करेंगे कि ओम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कैसे होता है। तो ये खुद में ही एक अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और ओम्स लॉ सारी चीज़ें यहाँ कवर होती हैं। तो हम अगला पार्ट आपके लिए ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को लेकर आएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक आप सेल्फ स्टडी एंजॉय कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे अहेड।